क्या आपने कभी सोचा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, वो कैसे काम करता है? तो आज के हम वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर ये सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, ये बच्चों को समझने में कैसे मदद करता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सीखते रहिए पर। आज हम सीखेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी में किस तरीके से हम बच्चों की मन की जो दशा को है समझते हैं, राइट। अब देखते हैं कि कुछ बच्चे पहले समझ जाते हैं और कुछ बच्चे बार-बार समझाने के बाद भी जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसी चीज़ को हम शिक्षा मनोविज्ञान में समझने की हम कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए हम जो है सबसे पहले थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, राइट। और ये हमारे एग्ज़ाम किसी भी स्टेट टेट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब जैसे है पहला हमारा एक डेफिनेशन स्किनर का जो है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, राइट। जो स्किनर है उन्होंने ये कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसे हम मनोविज्ञान की वो शाखा कहते हैं जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, राइट। वहीं जो है जेम्स ड्रेवर का जो है डेफिनेशन है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है, राइट। ये जेम्स टेबर का है। कहने का मतलब है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की एक ऐसी मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान, जो बच्चे के बिना कहे हम जब समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की अभी मनोदशा क्या है, इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। जो कि शिक्षा में एक ऐसे नियम और परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं से जुड़े जितने भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन है उससे संबंधित है। ये जेम्स ड्रीवर का कहना है, राइट। तो अगला जो डेफिनेशन है वो है सेंट्रोक का, जो कि कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है, राइट। ये इनका कहना है। तो ये हम देख चुके हैं तीनों लोगों की डेफिनेशंस को, राइट, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके शिक्षा मनोविज्ञान जो है बच्चों के मनोविज्ञान की दशा को समझने में और उनसे जुड़ी सभी परिस्थितियों में किस तरीके से अधिगम को सिखाने में मदद करता है या अधिगम का करता है, राइट। वहीं हम शिक्षा मनोविज्ञान का थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझेंगे। क्या कहता है शिक्षा मनोविज्ञान? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है, राइट, जिसमें मनोविज्ञान में इसमें नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है, राइट। ये जो है बच्चों की जितने भी सर्वांगीण विकास से जितने भी इनके फील्ड है, जिस भी क्षेत्र में जो बालक चाहता है उसमें उनके विकास करने में मदद करता है, ठीक। और यह बालकों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता बल्कि उनके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है ना। अब ये जो शिक्षा जो है ये सिर्फ बच्चों की कमियों को नहीं नापता है, ये उनकी क्षमताओं को सिर्फ मापता भी नहीं है, ये जो है उस क्षमता को समझने के बाद उसका विकास करता है, उसको अनुकूल जो है पर्यावरण देता है, उसके हिसाब से वो अधिगम करने में उसकी मदद करता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक पहचान है, राइट। अब इसके जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या उद्देश्य हैं हम देखेंगे कि इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का, राइट। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराकर उनके कार्यों में सहायता प्रदान करना। इसकी विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित है, राइट। ये किस तरीके से शिक्षकों को हेल्प करता है, राइट, किस तरीके से वो बच्चों को समझने में मदद करता है। ये शिक्षकों की सहायता करना, ये टू हेल्प द टीचर्स
किस तरीके से करता है? ये शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शैक्षिक समस्याओं के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है, राइट? किस तरीके से बच्चों के साथ हमें बिहेव करना चाहिए, ये एक शिक्षक को हेल्प करता है उसकी समस्याओं को समझने में, उसको प्रेरित करने में, उसको उचित वातावरण प्रदान करने में, राइट? ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। दूसरा, ये शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन के लिए एक वातावरण तैयार करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, जिस तरीके का बच्चा है वो उसके वातावरण को जो है समझकर उसको अधिगम कराने में मदद करता है, राइट? तो ये जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान का जो है काम है, राइट? वहीं तीसरा पॉइंट है, शिक्षार्थियों के व्यवहारों को सहानुभूति पूर्वक समझने में मदद करता है। ये शिक्षार्थी के व्यवहारों को समझने में हेल्प करता है। वहीं शिक्षार्थियों की कमजोरियों तथा असफलताओं को समझने तथा उनके उपचार संबंधी सिफारिशें करने में शिक्षकों को काफी मदद करता है। और शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद करता है। जैसे कि बालकों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर, जैसे जो बच्चा जैसा भी है उसकी अलग-अलग स्पेशलिटी होती है, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, उसको ध्यान में रखकर निर्देशन कार्यक्रम बनाने में मदद करना है। ठीक है, ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम है, अलग-अलग बच्चों के लिए अलग-अलग निर्देशन कार्यक्रम बनाना पड़ता है, राइट? अन्य उद्देश्य इसके हैं जो कि हम देखेंगे। अन्य उद्देश्य में क्या है? अन्य उद्देश्य है जैसे उचित निर्देशन देना, हर बच्चे को एक उसकी अकॉर्डिंग, उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग उचित निर्देशन देना, उचित पाठ्यक्रम बनाना, जिस बच्चे के लिए जितना ज़रूरी है, कितना उसमें उसको सिलेबस की ज़रूरत है, ये उचित पाठ्यक्रम बनाना, उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना और उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना, राइट? ये सब जो है ये बच्चों को दिए जाने वाले गाइडलाइंस है, राइट? जिससे ये बच्चों को अधिगम करने में, सीखने में मदद करता है। वहीं स्कूल के अधिकारियों एवं प्रशासकों की मदद करता है और शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, अभिभावकों का मार्गदर्शन करना, किस तरीके से पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों को अधिगम करने में मदद कर सकते हैं, सिखाने में, राइट? वहीं अब देखते हैं कि मूल्यांकन की उचित विधियों को प्रस्तुत करना, राइट? मूल्यांकन की उचित विधियों को प्रस्तुत करना, शारीरिक शिक्षा प्रदान करना, राइट? ये सब जो है अधिगम के मूलभूत काम है। समूह गतिकी को समझने में मदद करना, राइट? ये सब जो है शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर है। वहीं हम देखेंगे महत्व। अब हमारा अगला पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? ये है छात्रों के या बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझने में, विकास की विशेषताओं को जानकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है, राइट? और कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में, राइट? किस तरीके से कक्षा की जो है पढ़ने और पढ़ाने के स्वरूप को समझने में मदद करता है। शिक्षक ज्ञान के साथ-साथ छात्रों की क्षमताओं और व्यक्तित्व गुणों को ध्यान में रखते हैं। किस तरीके से शिक्षा पढ़ाने के साथ-साथ उन बच्चों की क्षमताओं और उनकी जो है गुणों को समझने की कोशिश करता है कि बच्चा कितना सीख पाया, कितना उसके अंदर ये कैपेसिटी है, ये सब जो है एक शिक्षक जो है इसको समझने की कोशिश करता है। वहीं शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में, जैसे कि समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उचित शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श देना, राइट? कि बच्चों को जो है किस तरीके से उनकी समस्या कहाँ है, कहाँ बच्चे जो है उनकी कमी कहाँ है, किस जगह वो नहीं सीख पा रहे हैं, उनको समझकर उनको एक उचित निर्देशन, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करके उनको जो है एक परफेक्ट जो है निर्देशन के अनुसार उनको जो है सिखाना, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिक्षा मनोविज्ञान। वहीं अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो शिक्षार्थियों की व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने में, जैसे कि हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, अभिक्षमता, मनोवृत्ति, मन की वृत्ति और शील गुण के आधार पर शिक्षण व्यवस्था करना, राइट? वो अलग-अलग बच्चों की अलग-अलग क्षमता होती है, मनोवृत्ति होती है, राइट? तो ये जो है ये शिक्षार्थियों की व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने में मदद करता है, राइट? नेक्स्ट है ये इसका फोर्थ पॉइंट कहता है कि शिक्षार्थियों में धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में,
राइट। अब जैसे पॉजिटिव उनकी जो है पॉजिटिव विकास के लिए पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, किस तरीके से बच्चों को हम जो है पाठ में इंटरेस्ट दिलाएं कि वो बच्चा जो है उसको कॉन्सेंट्रेट होके सुने समझे। ये एक शिक्षा मनोविज्ञान का एक पॉजिटिव जो है सिंबल है, ये मदद करता है बच्चों को अधिगम के लिए, राइट। पॉइंट 5 है प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, राइट। ये भी मदद करता है। वहीं अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शक प्रदान करने में, ठीक है। बच्चों की जो है कोई डाउट हो, क्वेरी हो, उनके अपवाद हो, उनको सुनकर उनको मार्गदर्शन प्रदान करने में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट। अब वो कुछ पॉइंट हैं जो कि हमारे एग्जाम के पर्पस से जो है दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षा जो है व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। वहीं आधुनिक शिक्षा जो है मनोविज्ञान के इतिहास में एल थॉर्नडाइक तथा जे.एम. कैटल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, राइट। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत है। इसमें शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य आदि का जो है अध्ययन किया जाता है, राइट। ये है एक एग्जाम के पर्पज से फाइनल टिप। ओके, देन हम नेक्स्ट जो है अब हम एमसीक्यू की तरफ चलेंगे, एमसीक्यू करेंगे, जो कि कहता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, तो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चन 1 है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमारा ऑप्शन है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, या ऑप्शन बी विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, या ऑप्शन सी है जो है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या ऑप्शन डी है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, वो खुद ही सीखते हैं, एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होते हैं, ना कि जो है उनको अधिगम में कष्ट होता है, और ना ही उन्हें जो है पूर्व ज्ञान नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे जो है गर्भ से ही सीखना शुरू कर देते हैं। बच्चे यथावत वही नहीं सीखते, जी नहीं, बच्चे कॉपी पेस्ट की मशीन नहीं है, राइट। ये जो है बच्चे अपना ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, राइट। हमारा ऑप्शन है आजीविका कमाने के लिए, ऑप्शन बी है बच्चे का सर्वांगीण विकास, या ऑप्शन सी है पढ़ना या लिखना सीखना, या ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास। तो जैसा कि ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ही शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, क्या ये सही बात है? जी नहीं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन बी है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो ऑप्शन बी है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, अपने आप में अलग होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए है बी.एन. झा, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है डेविस, या ऑप्शन डी है वुडवर्ड। तो ये स्किनर है, इन्होंने कहा था कि बच्चों के जो मनोविज्ञान है ये शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, राइट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, या व्यवहार का अध्ययन। तो ये जैसे कि इसके क्वेश्चन के शब्द से ही पता चल रहा है कि जो है ये जो है मन का अध्ययन है ना। बच्चों के मनों की दशा को इसमें अध्ययन किया जाता है, समझा जाता है, ना कि आत्मा का, शरीर और व्यवहार, ये सब नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 है उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है। वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है उपनयन संस्कार वैदिक काल में किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? किससे शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है मानव व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन बी है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ऑप्शन सी है सीखने के तरीकों का अध्ययन या संचार माध्यमों का अध्ययन। तो जो है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है, ये इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परिवार एक साधन है, किस चीज का? परिवार साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन का, जो कि एक पारिवारिक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करने से, या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, उनके जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आए उसके लिए उसको तैयार करना, ना कि जो है कुशलता के लिए, व्यवसायिक कुशलता के लिए, ना ही सामाजिक जागरूकता के लिए, और ना ही जो है परीक्षा के लिए। ये जरूरी नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के व्यवहारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है। ओके, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? पहला है अभिभावक एवं अध्यापक का, या सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या वंशक्रम या वातावरण का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो है दो लोगों का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान होता है, एक अभिभावक का और एक अध्यापक का, किसी भी बालक के विकास के लिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत क्या नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, या प्रतिवर्ती, या रिवर्सिबल, या जो है निरंतरता। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इनवर्सिबल, परिवर्ती। परिवर्ती इसका मतलब है कि बच्चा जो है समय के साथ साथ उसमें विकास होता रहता है, ना कि जो है समय के साथ साथ वो जो है मंद बुद्धि होता रहता है। ये रिवर्सिबल का मतलब है। प्रतिवर्ती का मतलब है कि बच्चा जो है पढ़कर सब भूल, आगे चलकर भविष्य में सब कुछ भूल जाना। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा जो है समय के साथ साथ अपने शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी उसकी वृद्धि होती है, और निरंतरता होती है। ऑप्शन सी सही है, डी सही है। और सामान्य से विशिष्ट है ना, नॉर्मल से स्पेशलिटी की तरफ जाता है बच्चा। और अनुक्रमिकता मतलब सीरियल वाइज सीखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य को इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो क्या है ये? शिक्षा समाज शास्त्र है, सामाजिक दर्शन है, मीडिया मनोविज्ञान है, या शिक्षा मनोविज्ञान है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान इसका राइट आंसर होगा, कि एक विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालॉजी, या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, या शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए, या बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, और शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, राइट। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कि जो है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है, यह मान्यता है कि शिक्षार्थियों के अनुभव या एक्सपीरियंस या परसेप्शंस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के लिए, राइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? राइट, तो इसमें जो है सत्य की पहचान करनी है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। क्या ऐसा है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, या शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ये खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर होगा,
खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बाकी सब गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव विकास डैश है। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है मानव विकास, राइट। इसको मापा भी जा सकता है और इसकी क्वालिटी को भी समझा जाता है, राइट। तो मानव विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो समायोजन होता है, या साम्य धारण, या आत्मसात करण, या संगठन। तो जो भी बच्चे की जो योजना है, जो भी उसकी जानकारी है, उसमें अगर कोई नई योजना जोड़ी जाती है तो उसे हम आत्मसात करण या एसिमिलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किस चीज की आवश्यकता होती है? ये अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की, या बच्चे को प्रेरित करने की, या बच्चे को डांटने की, या बच्चे को नियंत्रण में रखने की। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है, या फिर बच्चे शिक्षक से डरते हैं, या ऑप्शन सी बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, या ऑप्शन डी बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, राइट। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है, राइट। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भागों को प्रस्तुत करना शिक्षिका के कार्य को आसान बनाएगा, या शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, या फिर जो है शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, या अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। तो ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करने से शिक्षार्थियों के लिए एक अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, राइट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर हम किसी भी इररिलेटिव भाग को अगर हम प्रस्तुत करते हैं जो कि बच्चों के फील्ड से उससे संबंधित नहीं है, तो हम एक तरीके से हम अपने कंटेंट को बच्चे पे थोपेंगे, जिससे कि बच्चे को सीखने में जो है कठिनाई होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोजी है कथन था। ये किसका कथन है? टीचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का, या मैकडोगल का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा वुडवर्थ का, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने कहा है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, और फिर चेतना का, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका वुडवर्थ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यह विज्ञान को संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, या संभाव्यता। तो ये जो है सांख्यिकी कहलाता है कि वह विज्ञान जो संख्या में प्रकट करने, उसको इकट्ठा करने, विभाजित करने, यानी क्लासिफाई करने, प्रेजेंट करने और कंपैरिजन करने से संबंधित है, उसे सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी जो है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन ए अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, या प्रयोगीकरण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन। अंतर्दर्शन मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की जो सबसे मूलभूत जो व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति को समर्पित है वो है अंतर्दर्शन, बच्चे के अंतर के दर्शन से अवगत कराना, राइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों को ओतप्रोत घूमती है? किन कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां या सभी विकल्प सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सभी विकल्प सही है। शिक्षार्थी एवं अधिगम का अनुभव और शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियां, ये सभी जो है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु से संबंधित मुख्य कारक है। राइट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे कुछ जो है ये कुछ क्वेश्चन थे जो लगभग 25 के हैं। तो हमारा जो टारगेट है कि मैं जो है ये यूपी टेट या किसी भी स्टेट टेट के जो है सीडीपी का ये जो पूरा लूसेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा चैप्टर वाइज मैं आपको क्लियर करा दूं। तो जो है इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको अन्य सभी विषयों से रिलेटेड इस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है और आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना जो भी है वो बता सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं ताकि हम अपने लेसन को कवर कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, कीप वॉचिंग, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।